एकार्थी शब्द जो आप याद करा देंगे। जैसे अपन बात करते हैं भारत, ये भारत एकार्थी शब्द है। इसी प्रकार हम बात करते हैं राजस्थान, एकार्थी शब्द है। हम टोंक की बात करते हैं, ये एकार्थी शब्दों के उदाहरण है। लिख लीजिएगा आगे कैसे अभी बताएंगे। भारत, टोंक, राजस्थान, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द है। एकार्थी का मतलब जिनका एक ही अर्थ निकलता है। अब आप प्रश्न उठता है कि साहब सभी का एक ही अर्थ निकलता है, ये बात तो सही है। अरे हिंदी की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं ना, वो एकार्थी है बस। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, जो अंग्रेजी में 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। जितने भी नाम है अंग्रेजी में, द नेम आर कॉल्ड बाय नाउन, जितने भी नाम है ना सब संज्ञा है, और जितने भी संज्ञाएं सब एकार्थी है। पेन एक ही अर्थ निकलता, एकार्थी शब्द है। पेन के बाद में ये क्या है? बोर्ड, एकार्थी शब्द। पीछे क्या? वॉल, दीवार, एकार्थी शब्द है। आगे बात समझ में, ये क्या है? जुल्फे, बाल नहीं है, जुल्फे, जुल्फे क्या है? एकार्थी शब्द। ये क्या है? हेड, सिर भी एकार्थी शब्द। क्या है? नोज, एकार्थी शब्द। आई, एकार्थी शब्द। ये क्या है? ईयर, एकार्थी शब्द। ये क्या है? हैंड, एकार्थी शब्द। ये क्या है? शर्ट, एकार्थी शब्द। इस दुनिया में जितने भी इमेजेशन और नॉन इमेजेशन, कल्पनीय और अकल्पनीय नेम है, ऑल नेम कॉल्ड बाय नाउन, और जितने भी नाउन हो वो क्या होती है? एकार्थी। क्या होती है? बस आप ये समझ लो, एकार्थी शब्द आपको समझ में आ गए हैं। नो लोड अबाउट द एकार्थी शब्द। लेकिन चूंकि आधार कौन सा बताओ? अर्थ, जिनका एक अर्थ निकलता। कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं, शब्दों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो कुछ ऐसे शब्द है जिनका एक अर्थ निकलता है। ऐसे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ निकलते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, लिखिएगा एकार्थी के बाद में नंबर 2 अनेकार्थी शब्द। बिल्कुल। अब आप यहां देखो, कम से कम अगर मैं आपकी जगह बैठ के पढ़ता आज, और ऐसा गाइड मिलता जो इस प्रकार आपको प्रॉपर वे में लेके जाता, आप यकीन कीजिएगा मैं आपको 10 पेज के लिए बोलता और मैं 20 पेज घर जाकर अनेकार्थी शब्द, ये गृह कार्य है, ये केवल यहीं तक चलेगा, आगे आपको होमवर्क नहीं करना है। ये इनको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि पढ़ने पढ़ाने की चीजें है ही नहीं। लेकिन साथियों, जब तक आप अनेकार्थी शब्द याद नहीं करोगे ना, और इसका कोई पैमाना नहीं है, न मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जो मैं पूरे के पूरे याद करवा दूंगा, नहीं होंगे। इनको क्या करना पड़ेगा? रटना ही पड़ेगा। एक ही लाइन है, फिर भी अपने पास अनुभव पर आधारित कुछ बातें, जिससे आपके 30-40% अनेकार्थी शब्द याद हो जाएंगे। कैसे? हिंदी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए यमक, नाम सुना है? यमक, और दूसरा है सलेश। यमक और सलेश अलंकार के उदाहरण इसी में आते हैं। बस सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो, सजना एक शब्द है, उसके 2 अर्थ निकल रहे भिन्न भिन्न। सजना का मतलब प्रियतम, सजना का मतलब सजाओ। समझ में आ गए? सलेश एक अलंकार है, जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस सुन, तो पानी का मतलब जल, पानी का मतलब इज्जत, पानी का मतलब चमक। तो यमक और सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण है, सब अनेकार्थी शब्दों के ही एग्जाम्पल होंगे। जैसे अंक है, क्या उदाहरण? अंक एक एग्जाम्पल है, अंक, राइट? या इसको और अपन बात कर लेते, थोड़ा सा और गहराई में चलते। जैसे एक उदाहरण है द्विज। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको पर्यायवाची में और इनमें अंतर करने में कोई असुविधा नहीं हो। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, पर्यायवाची और इनको एक ही मान लेते। एक नहीं है, अनेक अर्थी। एक शब्द एक ही होगा और उसके अनेक भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। द्विज का मतलब होता है दांत। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाले दांत। दांत भी तो 2 बार ही जन्म लेते हैं, एक बार शुरुआत में, एक बार छठी क्लास में, फिर से 2 बार दांत आते हैं ना छठी क्लास में। ऐसे
दांत का द्विज का मतलब क्या होता है? पक्षी। पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार शुरुआत में, एक बार अंडे से फूटने के बाद फिर से जन्म माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार माता के गर्भ से, एक बार जब जनेऊ धारण करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज देवता। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और ये 2 बार जन्म लेते माता के गर्भ से, और जनेऊ जिसको अपन बोलते हैं यज्ञोन पवित्र संस्कार, समझ में आ गए, तब भी फिर से जन्म माना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं चंद्रमा भी द्विज है, तो शब्द तो क्या हुआ बताओ? एक शब्द तो क्या हुआ? एक शब्द के एक से अधिक अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? अनेकार्थी। क्या बनेगा? अनेकार्थी। इसमें किसके उदाहरण आते हैं बताओ? यमक और सलेश अलंकार के एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहां आपको देखना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द जैसा कि नाम से विदित हो रहा साथियों, पर्यायवाची शब्द होता क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द यानी वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं? समान होते हैं। वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे पर्यायवाची कहा जाता है। एक बार ध्यान देना, इसमें और इसमें अनेकार्थी और पर्याय को आप एक ही समझ लेते हैं। अनेकार्थी में अलग अलग अर्थ निकलेंगे और पर्यायवाची में समान, जैसे कोचिंग, जैसे संस्थान, समझ में आ गए? मास्टर, अध्यापक, गुरु, आचार्य, टीचर, गाइड, एक ही बात हो गई ना? क्या हुआ? ये सब पर्यायवाची है। समझ में आ गए? एक शब्द है, उसके समान अर्थ निकल रहे। आप इसको शुरू से चलो, गुरु कह लो, आचार्य कह लो, अध्यापक कह लो, फिर टीचर कह लो, गाइड कह लो, ट्यूटर कह लो, जो भी कहना है, तो एक ही ना? एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ तो नहीं निकल रहे, एक ही शब्द के समान अर्थ निकल रहे हैं, समान। और इधर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? अनेकार्थ। अब पर्यायवाची शब्द, प्रश्न उठता, इनको क्या करें? रटना पड़ेगा, और रटना नहीं, समझ समझ के रटना पड़ेगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा, कम से कम एक एक दिन में इनको पढ़ाऊंगा। 2-2 दिन भी लग सकते हैं, एक एक दिन तो इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा 2-2, 2.5 घंटे, तभी पार पड़ेगी आपकी। तो यहां पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साहब पर्यायवाची का मतलब होता है कि इस अर्थ के स्तर पर समान हो। टीचर बोल दिया, गाइड बोल दिया, गुरु बोल दिया, आचार्य बोल दिया, नहीं, ये बात तो सही है, समान होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में भी सावधानियां बरतनी चाहिए। समझ में आ गए? प्रश्न उठता है कि साहब कैसे? अब देखो, गणेश जी बोलते हैं गणेश जी, गजानन, गौरी पुत्र, गिरिजा नंदन, मूषक वाहक, वक्र काय, बोलो आगे, बोलो, बोल दे जाओ, लंबोदर, विनायक, और भी इतने नहीं है, बोर्ड बढ़ जाएगा। मैंने तो 108 लिख रखा किताब में, है क्या किताब? अपनी ग्रामर की किताब है क्या? कितना इस नए एडिशन में गजब तरीके से लिखा। और मैंने ये भी बताया कि केवल इसलिए नहीं कहा जाता क्यों नाम पड़ा, अभी ये भी चर्चा करेंगे कि पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ी है। अरे जब आपके पास पहले के जमाने में गुरु था, तो आज ट्यूटर, अध्यापक तक कैसे पहुंच गई ये बात? अर्थ तो वही इक्वलन है, सेम अर्थ हुआ था, आज भी वही अर्थ है, तो इतना क्या बदला हुआ? क्यों बदला बताओ? चलो कुछ परिवर्तन होता, कुछ मुनाफा होता तो सोचते, लेकिन यहां तो कुछ चेंज है ही नहीं। वैसे क्यों बदला, बदलाव क्यों हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको समझो पहले। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गणेश जी हो गया, गजानन हो गया, विनायक हो गया, वक्रतुंड महाकाव्य, गौरी पुत्र, प्रथम निमंत्रण, विघ्नहरण, गजानन, जो भी है, राइट? आप एक बात बताओ, कितने पर्यायवाची हो गए? बहुत सारे। पर्यायवाची का मतलब अर्थ के स्तर पर क्या होंगे? समान।
इक्वल इक्वल है। लेकिन एक बात बता दीजिएगा, आप ये कह सकते हैं कि आज मुझे काम को प्रारंभ करना है, आज मुझे श्री गजानन करना है, क्या लिखना पड़ेगा? श्री गणेश ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कैसे मोटे ताजे विशाल शरीर को देखकर अपने कहेंगे क्या ये लंबोदर जा रहा है, नहीं, ये बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? महाकाय। क्या बोलेंगे? महाकाय। जिसका पेट लंबा हो उसको क्या बोलेंगे? मूषक वाघ बोलेंगे क्या? उसको लंबोदर बोलो। तो जैसी जैसी परिस्थितियां होती है ना, वैसे वैसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जा रहे घूमने, समझ में आ गए? गोपियों के साथ जा रहे तो उनको द्वारिकाधीश नहीं कह सकते भाई, अरे द्वारिकाधीश अपनी जगह, गोपियों के लिए तो माखन चोरी हो, गोपियों के लिए तो क्या है? माखन चोर। गोपियों के साथ तो गोपिका रमणी है, गोपियों के लिए तो रणछोड़ दासी है। होंगे द्वारिकाधीश अपनी जगह, द्वारिकेश अपनी जगह होंगे। जब किसी मान लो किसी बहुत बलशाली व्यक्ति जो बल से प्रयोग करा उसको अपन गिरधर कहेंगे, क्या कहेंगे? गिरधर। समझ में आ रही है? तो जैसी जैसी परिस्थितियां ना वैसे प्रयोग करना है, ऐसा नहीं जैसी मनसायर पर्यायवाची तो समान होते लगा दो, नहीं। शिव के 108 नाम है। कितने? मैंने किताब में लिखा है। प्रश्न उठता है शिव के 108 नामों का प्रयोग क्या जहां चाहे वही लगा दे क्या? अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, क्या चाहते हैं? कल्याण, तो आपको बोलना पड़ेगा हे शिव। समझ में आ गए? इसी प्रकार जहां अगर आप परेशान हो गए, शांति चाह रहे हैं, तो शंकर शिव को बोलना पड़ेगा हे शंकर। शंकर का मतलब शांति का रक्षक। जिसे बकवासबाजी पसंद नहीं है वो होता है शंकर। समझ में आ गए? शांति का रक्षक। अब मान लीजिए किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो हे भद्र, क्या बोलेंगे? भद्र। कपाली, कपाक्ष, पतानी, त्रिनेत्र, इतने नाम है, और क्यों नाम पड़े ये भी आपको बताए गए। तो पर्यायवाची शब्द आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयोग में सावधानी बरतना ही होगा। दूसरी बात, क्यों नीड हुई, आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे भाई 108 के 108 नामों से शंकर को पुकारा जा सकता है। बोलो अब आप, पुकारा जा सकता है? 108 के 108 नाम का मतलब ही शंकर है। तो फिर जब हमारे पास पहला नाम था तो फिर इतने नामों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जबकि अर्थ तो अलग अलग नहीं होता ना, अर्थ तो वही होता है। तो पर्यायवाची शब्द समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते, निर्मित होते रहते और बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा हमेशा परिवर्तनशील है, आज भी, कल भी और परसों भी। देखो आज से 3500 साल पहले मातृ चलता था, फिर लोग क्या करने लगे? माता। आज क्या करने लगे? मदर। इंग्लिश मीडियम में आ गई मॉम। बदल गए ना? बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे आप बताओ? समय और परिस्थितियां, जबकि वही मातृ, वही माता, वही मदर और वही मॉम, अर्थ तो वही है ना। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी पर्यायवाची भी बदलेंगे। तो ये पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं डजंट मैटर, पता नहीं कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। चलो इसके बाद पर्यायवाची शब्दों के बाद में विलोम शब्द। कौन से शब्द है? विलोम शब्द। ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये मैं आपको 70% याद करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। विलोम शब्दों का तो अपने पास तरीका है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। विलोम शब्द होंगे क्या ये तो अपन चर्चा कर लेंगे। और लेकिन यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, एक ही शब्द के बहुत सारे विलोम भी होते हैं। कई आप ये समझो कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, मानते हैं उल्टा ही होता है। इसे विलोमार्थक भी कहते हैं, इसे विपरीतार्थक भी कह सकते हैं, इसे विरोधार्थक भी कह सकते हैं, इसे विरुद्धार्थक भी कह सकते हैं, इसे प्रतिलोमार्थक भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि विलोम का मतलब उल्टा ही हो जाए। समझ में आ गए? विलोम का मतलब एकदम उल्टा नहीं होता। समझ में आ गए? एक ही शब्द के एकाधिक विलोम हो सकते हैं। आपका एक दिन का तो रात ही होता है, एक से अधिक कैसे होगा? अरे होते हैं, और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं बहुत इजी उदाहरण दे रहा हूं, अभी राजा है, ये पूछा गया है, राजा का विलोम नहीं है, राजा का विलोम नहीं है रंक प्रजा रानी, रंक प्रजा रानी, रंक प्रजा रानी। अब राजा का विलोम नहीं है, बताओ। और सेनापति, 4 ऑप्शन दे दिया, आंसर सेनापति हो जाएगा। एक शब्द के एक से अधिक क्या अर्थ हो रहे हैं, और विलोम अर्थ हो रहे हैं।
अब राजा का रानी, ये थानेदार पूछा गया ऐसा कैसा, राजा का विलोम नहीं है, रंक भी होगा। क्यों? राजा का मतलब अमीर और रंक का मतलब गरीब, उल्टा तो हो गया ना। राजा और प्रजा, राजा एक है, प्रजा बहुत सारी है, उल्टा हो गया। राजा का क्या बनेगा? रानी। राजा जेंडर के आधार पर, तो एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा। हारना का विलोम जीत नहीं हो सकता। हारना तो जीतना करना पड़ेगा, उतरना तो चढ़ना करना पड़ेगा, ना लगेगा ही लगेगा। क्रिया का विलोम क्रिया होता है, अव्यय का विलोम अव्यय होता है, सार्वनाम का विलोम सार्वनाम होता है, भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। ये बहुत सारी चीजों से हम चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से कम 1-2 दिन आप विलोम शब्द भी देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। विलोम शब्द के बाद अपन बात करते हैं, इसके बहुत नाम है। युग्म शब्द, युग्म शब्द, युग्म का मतलब होता है जोड़े से। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? युग्म का मतलब जोड़ा होता है, और इसलिए इसे समश्रुत भी कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो जोड़े से होते हैं, लेकिन अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब अपन कोई सा भी एक उदाहरण ले लो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं। जैसे ये परीक्षा है, अब सुनने के स्तर पर समान रूप से सुनाई दे रहा परीक्षा और परीक्षा, इसलिए समश्रुत शब्द है। क्या है? समश्रुत है, इसलिए समानदर्शी है, देखने में भी समान लग रहे, इसलिए समानो उच्चरित है। देखने में भी क्या हो रहा है? समान उच्चरित हो रहा है, लेकिन अर्थ के स्तर पर भिन्न भिन्न है, इसलिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इनको कहा जाता है। अब परीक्षा, परीक्षा अर्थ तो समान होता है। अरे भाई ये परीक्षा तो जांच है, नो डाउट सही है, लेकिन ये परीक्षा क्या होगी बताओ? जांच होगी क्या? ये तो कीचड़ है। मैं सही लिख रहा हूं? कितने अच्छे बच्चे, इतने ज्ञानी बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। आता है क्या आपको इसके अलावा? बताओ क्या आएगा आपको? बस यही तो आएगा। वो तो मुझे भी पता, मैंने जानबूझ के लिखा है। ये लो, अब तो सही मामला। परीक्षा जांच और छोटी लगाते कीचड़ हो जाएगा। अर्थ के स्तर पर तो समान है ना, बोलने में भी समान, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग हो गया। तो एक जांच हो गया और एक क्या हो गया बताओ? कीचड़। ये युग्म शब्द है। ऐसे हम बात करते हैं युग्म शब्द के बाद में शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसको आप बोलते हैं वन वर्ड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वन वर्ड, एक शब्द। बहुत सारे शब्दों के लिए, बहुत सारे समूह के शब्दों के लिए अगर एक शब्द होगा तो वो बनेगा वन वर्ड। शब्द समूह के लिए एक शब्द बनेगा वन वर्ड। आई बात समझ में? अब आप देख लो कैसे वन वर्ड बनेगा। बहुत सारे शब्दों के लिए, जैसे अपन बात कर सकते हैं जिसके, 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 समान, समान, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में, कोई, 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 दूसरा, दूसरा, न हो, न हो, क्या कहलाएगा? अद्वितीय। क्या कहलाएगा? अद्वितीय। धरती और आसमान का मिलन बिंदु क्या कहलाएगा? क्षितिज। क्या कहलाएगा? क्षितिज, नॉट क्षितिज नहीं, क्षितिज शुद्ध उच्चारण है। जिसके समान दुनिया में, देखो शब्दों के समूह के लिए एक शब्द डायरेक्ट कर दो, अद्वितीय। गागर में सागर भरना ही है। क्या करना? गागर होता ना, गागर में पूरे सागर को लाकर भर देते हैं। देखो ये पूरा गागर है, सागर है, इसमें क्या भर दिया? लाकर एक घड़े में भर दिया, मतलब पूरे गागर में क्या करना? सागर को भरना। इनकी स्थिति भी यही है। संक्षिप्तीकरण होता है ना, वो भी यही है, अपन कह सकते हैं। तो आप शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे शब्द होते हैं, उनकी जगह एक शब्द। देखो ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, अर्थ के आधार पर अपन शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको आपको रटना पड़ेगा कम से कम
आप ये समझ लीजिएगा 60 पेज भरने पड़ेंगे घर जाके, बस यही मेहनत है। आगे मेहनत की जरूरत नहीं है। कारण क्यों है, हम लोग पढ़ते तो है। अब अनेकार्थी शब्द मान लो 10 पेज में भरेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 1000 अनेकार्थी हो गए, आप उन्हीं शब्दों को लिखो ना जो आपको नहीं आते। जो आते उनको तो छोड़ दो, जो परीक्षा में आए वो लिखो, और जो इजी है उनको नहीं लिखना, जो जटिल है ना उनको आप लिखो। लिखना ही है साथ का साथ। जैसे अनेकार्थी शब्द है, मैंने 3 किताबें बताए, उनको खोलो आराम से और पढ़ते जाओ, लिखते जाओ मस्त तरीके से, औरों से तो आगे होंगे ना। ऐसे आप पर्यायवाची शब्दों में बस ये गृह कार्य ज्यादा से ज्यादा, आगे तो गृह कार्य बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा लगभग वही पढ़ना, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये किसके आधार पर है, अर्थ के स्तर पर। पहले उतारो यहां तक, वैसे तो कोशिश करके साथ का साथ ही उतारना चाहिए। इनको बोल्ड करो और रामायण को छोटा करो, इनको सबको एक कार देने का। चलिए, ये है अर्थ के स्तर पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला है सार्थक शब्द और इसी का दूसरा रूप है निरर्थक शब्द। लिख लीजिएगा, ये सार्थक शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ ही चुके पूरे के पूरे। नंबर 2, इसको ख लिखकर हम काम चला सकते हैं, इसको क लिखकर काम चला सकते हैं। तो ख में आ जाइएगा यहां 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 निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। यस, सार्थक और निरर्थक। अब पहली बात तो अगर आप थोड़े बहुत समझ में आए आपके शब्दों का वर्गीकरण, तो पहला प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में यही उठना चाहिए कि साहब शब्द बराबर तो सार्थक ही होते हैं, निरर्थक तो शब्द ही नहीं होता ना। बताया था ना आपको, ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो फिर निरर्थक होंगे तो शब्द ही नहीं होंगे ना। समझ रहे, अरे भाई शब्द बराबर क्या होता है, सार्थक। तो फिर निरर्थक तो शब्द नहीं होने चाहिए ना। शब्द तो अपने आप में क्या होने चाहिए, सार्थक ही होने चाहिए, वो तो निरर्थक हो ही नहीं सकते। फिर तो ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। फिर निरर्थक क्या है, ये अलग मामला है। जैसे अपन बोलते हैं ना चाय, वाये वाये वाये, खाना खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई, जुल्फे उल्फे, इश्क विश्क, प्यार व्यार, खाना वाना, पानी वानी, पंका वंका। साथियों इसकी बात कर रहा हूं मैं, और यही बताना मेरा उद्देश्य। ये जो शब्द है ना ये निरर्थक है। कौन से,
निरर्थक। लिख लो ये निरर्थक है। चाय के साथ, खाने के साथ, चाय के साथ लगने वाला वाई, चाय वाई, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, चाय के साथ वाई, खाना के साथ वाना और पढ़ाई के साथ वढ़ाई। ये अपने आप में कौन से शब्द है बताइएगा? निरर्थक। कौन से शब्द है ये? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। और डिटेल से आगे बढ़ेंगे। मेरा अपना तजुर्बा है, जितने भी निरर्थक शब्द है प्राय वैसे ही प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होंगे? वैसे। देख लो आप, जितने भी निरर्थक शब्द है, वाई है, वाना है, वड़ाई है, पानी के साथ वानी, सड़क के साथ वड़क, ऐनक के साथ वेनक, बेग के साथ वेग। समझ में आ गए? ये जितने भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ए वड़की ऐसे थोड़ा ही बोल सकते हैं, लड़की के साथ वड़की बोलना पड़ेगा। निरर्थक शब्द कभी भी स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते, ये सार्थक शब्दों के साथ लगकर ही अर्थवान होते हैं। समझ में आगे? अकेले में कभी भी सार्थक नहीं हो सकते। नंबर 2, जितने भी शब्द वैसे ही प्रारंभ होते हैं। और प्रश्न उठता है फिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, फिर आवश्यकता क्यों पड़ गई? अरे सार्थक शब्दों से संबंधित अदर एक्टिविटीज का बोध करवाने के लिए निरर्थक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। अपन कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, तो पढ़ाई से संबंधित अदर एक्टिविटीज। खाना वाना खा के जाओ, खाना वाना का मतलब, खाना वाने का मतलब समझ रहे? खाना खाओ, पानी पियो, चाय पियो, हुक्का पियो, तंबाकू पियो, चिलम पियो और शाम को लेट सो के शाम को पतली गली से निकल जाओ। यही तो बात हुई ना। अपन कहते हैं ना गाड़ी वाड़ी कैसे चल रही, तो गाड़ी के साथ वाड़ी का मतलब उससे संबंधित अन्य एक्टिविटीज। मैं कहता हूं पंखा वंखा चालू करो तो पंखा के साथ लाइट भी आ जाएगी। तो पढ़ाई यानी सार्थक शब्दों से संबंधित अन्य गतिविधियों का बोध करवाने के लिए निरर्थक शब्दों की आवश्यकता महसूस हुई है। ये आपको याद करना ही है। ये था पहला, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण डिटेल से तोते और तोतियों की तरह रटना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि जितना नॉलेज मुझ में नहीं है ना इस संबंध में, उससे ज्यादा नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़े 2 दिन 3 4 दिन, जब तक पढ़ाए क्योंकि एक दिन तो करवाऊंगा नहीं। जैसे ये पढ़ा दिया, 15 पेज छोड़ दो, 10 पेज लिखो, क्योंकि लिखेंगे तभी तो याद होगा ना। और कम से कम 5 नंबर का डिफरेंस पैदा करते हैं हमसे। जो टॉपर बच्चा होता है ना, और हम 5 नंबर का फर्क कर देगा। ये शब्दकोश है। क्या है ये? वोकैबुलरी, शब्दकोश। जितना स्ट्रांग होगा लैंग्वेज उतनी ज्यादा समझ में आएगी। समझ गए? ठीक है। नंबर 2, दूसरा है पहला अर्थ के आधार पर, नंबर 2 है रचना। रचना ऑब्लिक बनावट ऑब्लिक संरचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति। रचना, बनावट, संरचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं हम? शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर करेंगे बोलो? रचना कैसे होती है, शब्दों की बनावट कैसे होती है, संरचना कैसे होती है। और हम अंग्रेजी के हिसाब से पढ़े एक ही लाइन में, स्ट्रक्चर, ढांचागत, किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। इसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये क, ये ख और ये ग। बात साफ है। पहले शब्द हो जाएंगे रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। बहुत इजी है, बार बार बतलाने की आपको आवश्यकता होगी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। ये रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है। तो रचना कैसे होती है, बनावट कैसे होती है, संरचना कैसे होती है,
इसके आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और 3 भाग कौन कौन से ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। तो अब आप देखो एक लाइन में तीनों कार है। कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं। दिन, आप सुबह क्या छाछ पानी पी के आते हो क्या? छाछ भी, राबड़ी भी खा के आते होंगे, तो फिर सुबह सुबह कैसे आपकी ये बफार निकलना चालू हो जाती है बोनी बट्टे के टाइम है? नहीं भाई, कहीं नहीं, ऐसे मत, कहीं लेके आते तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं निदान करूंगा तभी तो उपचार कर पाऊंगा। कोई कहे साहब मैं तो 4 थैलियां पी के आता हूं, तो उसको रोक कैसे सकता हूं? निदानात्मक शिक्षण होगा भाई। ऐसा क्या कारण बताओ मुझे? या फिर शिफ्टों में काम करके आते हो आप भाई, रात भर शिफ्टों में काम करके, वो भी एक कारण हो जाता है कहीं भाई, जैसे सो नहीं पाता प्रॉपर ढंग से, ऐसा तो कोई नहीं ना। फिर लगातार कैसे बफार छोड़ते हो आप? माइंड इज एब्सेंट, बॉडी इज प्रेजेंट। जब माइंड आपका एब्सेंट रहता है और बॉडी पड़ी रहती नहीं है 6 रोटी प्लस छाछ की थैली के साथ, तो फिर आदमी को उबासी आना स्वाभाविक बात है। मत लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली बता रहा हूं। दिन, धूप, दिवस, मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ा करो। लाइट, ऐसा लगा मजा आ गया भाई, जो समझ में आ रहा मेरे, एक्टिव रहेंगे, इंटरेस्ट। अब आप सोचेंगे कहां की, आपका बोर्डा यहां पड़ा आराम से खा पी के, तो ये तो फिर तो नींद आना, उबासी आएंगे ना। दिन, धूप, दिवस, डोरा, चावल, पहाड़, ये लो रे भाई, पहले समझा देता हूं। एक ही बात अपन पढ़ के आ रहे हैं, रचना, बनावट, संरचना, बहुत इजी है। संधि, समास, प्रत्यय, और उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती। लो जी, जिन शब्दों के निर्माण में, चूंकि अपन निर्माण के आधार पर पढ़ रहे हैं, राइट, जिन शब्दों की रचना बनावट में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती, न संधि काम करती है, न समास काम करता, न प्रत्यय काम करता, न उपसर्ग काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती, रूढ़ शब्द। आ जाओ, रूढ़ के बाद दूसरा क्या है? बोलो, यौगिक। कौन सा? यौगिक। अब यौगिक में आ जाओ। यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो यौगिक बनेगा योग प्लस इक से। देखिएगा एक बार, पहले उतारो साथ के साथ। पहला है रूढ़ शब्द, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती। अब जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे, इनमें से किसी में भी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती। अब आप सोचेंगे दिन में करती होगी, तो तोड़ो दिन को। अरे टूटेगा ही नहीं। दी प्लस न कोई संधि होती है क्या? दिवस में दीव प्लस स में कोई संधि होगी क्या? होगी नहीं। है? घोड़ा कहाँ लिख दिया मैंने? डोरा में कहाँ है बताओ? हाँ डोरा है, डोरा में नहीं बनता। देवर प्लस ए का कोई मतलब नहीं। डोरा अपने आप में मूल है, रूढ़ शब्द है। हाँ मैं ऐसे नहीं कर रहा मैं 100% सही लिखूं, लेकिन जहां संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग काम नहीं करे, बस बात ही है। वैसे तो गाना में अपन नहीं मानते, लेकिन ना प्रत्यय होता है। वैसे तो नहीं मानते लेकिन होता है। आप तो ये देखो ना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग काम नहीं करेंगे, रूढ़। अपन पढ़ क्या रहे, रचना कैसे होती है? तो जिनकी रचना में संधि, समास, इसको और तकनीकी शब्दावली में लेके आऊं तो शब्द संगठना के सहायक तत्व। कौन से? शब्द संगठना, जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, उसके सहायक तत्वों में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अब यौगिक में देखना आप,
मानव, ये यौगिक है। नाम से पता चल रहा है कि जिनका निर्माण, बनावट, संरचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है। तो मानव शब्द का निर्माण दो या दो से अधिक से हो रहा है। मनु प्लस ए, मानो कैसे बना, मनु प्लस ए, तो संधि हो रही है ना। ऐसे आप देखो शंकर, शंकर, शम प्लस कर, शंकर। ऐसे आप देखो शब्द, शब्द, आ जाओ, शब्द भी बना सप प्लस द से, सप प्लस द। वैसे अपन बात कर लेते हैं जय, जे प्लस ए, जे। कवि, को प्लस ई, कवि, ये लो, को प्लस ई, छोटी मात्रा लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई बात सही है, साफ है। इसमें क्या होगा? शब्द संगठना के सहायक तत्व, सहायक तत्व कौन कौन सा बताओ? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक प्रक्रिया काम करती है, एक प्रक्रिया अवश्य ही काम करती है। लो जी, उतार लीजिएगा। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक प्रक्रिया अवश्य ही काम करती है। यस, शब्द संगठना के सहायक तत्व में संधि आता, समास आता, प्रत्यय आता, उपसर्ग आता है। में से एक प्रक्रिया अवश्य ही काम करती है। या तो संधि काम करेगी, समास काम करेगा, प्रत्यय काम करेगा, उपसर्ग में से एक प्रक्रिया अवश्य ही काम करती है। ऊपर वाले में रूढ़ शब्दों में काम नहीं करती। बस यंत्र तो यही है ना, रचना कैसे होती है? तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से रचना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के बिना और उसके साथ। तो यौगिक का मतलब तो जोड़ होता है ना। और एक और ज्ञान की बात बताऊं क्या? नाम से पता चल रहा है, देखना, ये रूढ़ शब्द है ना, रूढ़, ये किसका उदाहरण होगा? रूढ़ का। रूढ़, रूढ़ का। यौगिक, यौगिकाई, योग प्लस एक से बनाना यौगिक। और योग रूढ़ का उदाहरण होता है। तीनों, रूढ़ रूढ़ का योगा, यौगिक योग का योगा, और योग रूढ़ का योगा। चलो, हाँ जी, अब प्रश्न उठता है कि साहब बताओ आगे योग रूढ़ क्या होंगे? नाम से पता चल रहा है। एक ही लाइन में बोल दूंगा, लंबोदर है, लंबोदर। वही उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत परंपरागत है, पीतांबर, भूमिजा, भूमिजा। एक लाइन में समझा देता हूं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। बस बहुब्रीहि नाम से पता चल रहा है, योग रूढ़ शब्दों के सभी उदाहरण आइए, नंबर 2 है रचना, बनावट, संरचना, व्युत्पत्ति, स्ट्रक्चर। कैसे संरचना होती है शब्दों की, इसके आधार पर शब्दों को 3 भागों में, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की बात है। इसको मैं एक दिन में पढ़ाऊंगा, चाहे 1 मिनट में पढ़ा दिया, बात वही रहेगी। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन तीसरे के लिए रूढ़ हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द के सभी उदाहरण किसके उदाहरण होते हैं? बहुब्रीहि के। और बहुब्रीहि के सभी उदाहरण किसके उदाहरण होंगे?
योग। आगे क्या बात समझ में? बस। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 बहुत स्लो लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा साथ के साथ कोशिश करो प्लीज। नंबर 3, चलो नंबर 3 है आपका इतिहास। इतिहास, इतिहास ऑब्लिक उत्पत्ति, ऑब्लिक स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास ऑब्लिक स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति कैसे होती है, इतिहास क्या है, स्रोत क्या है, इसके आधार पर। अब इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर जितने भी शब्द ना, उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, सीधा सीधा ही प्रश्न आ जाता है। निम्न में से उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं है, निम्न में से रचना के आधार पर शब्द नहीं है, निम्न में से अर्थ के आधार में शामिल शब्द नहीं। जैसे आ गया एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, रूढ़ शब्द, रूढ़ हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। तो इतिहास क्या है, उत्पत्ति क्या है, स्रोत क्या है, इसके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज। नंबर 4 विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, इधर विशेष लगाएंगे। विशेष में नंबर 1 और नंबर 2 संकर शब्द और आर्ध तत्सम शब्द। देखो बाप, एक बार पहले देख लीजिएगा, जब मैं कहूं आराम से उतारिएगा। तत्सम, पहले एक बार ऊपर देखो, इतिहास, हिस्ट्री क्या रहा है, उत्पत्ति कैसे होती है और इनके फैक्ट क्या है, कहां से एक्सेप्ट किए गए, लिए गए हैं। तो देखो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है जो संस्कृत से आए हैं। किससे आए? तो संस्कृत से जो शब्द आए ना, उनका नाम तो हमने कह दिया तत्सम। उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत से। संस्कृत कितने साल पहले की भाषा? 3500। तो ये जो शब्द मैं लिखूंगा ना और आप जो देख रहे हैं, वो अपने आप में 3500 साल पहले के हैं। यहां तद्भव शब्द, कौन से शब्द? तद्भव। तद्भव शब्द किसके? हिंदी के ही। कितने साल पहले? 1000 वर्ष पुराने हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी आज से कितने साल पुरानी है? 1000, केवल 1000। ये देशज शब्द गांव के शब्द, देशज जिसको अपन बोलेंगे कौन से? ग्रामीण शब्द है, लिख सकते हैं ब्रैकेट में। विदेशी शब्द विदेशी से आए हुए हैं। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं से, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब देखो रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी किसका है? हिंदी का है। ऐसे रिक्शा चालक, अब आप देखते जाओ, रिक्शा चालक क्या होगा? बोलो। रिक्शा किसका हो जाएगा? जापानी का। और चालक किसका? हिंदी का। और देखो रेल किसका? अंग्रेजी का। और गाड़ी किसका? बताओ, हिंदी का। तो 2 अलग अलग भाषाओं के योग से जो बनेंगे संकर बनेंगे। चलो नंबर 1 तत्सम शब्द पे वापिस चलते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तत्सम 3500 साल पहले के हैं और कौन सी भाषा से बने? संस्कृत से। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, देखो अब आप। प्रस्तर,
लिखते जाओ, इसी लाइन में लिखना केवल यहां तक। प्रस्तर, प्रस्तर, अक्षर, अक्षर, नक्षत्र, मातृ, अग्नि, वसंत, वसंत, युक्ति। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं, 3500 साल पहले के हैं, 3500 वर्ष पहले के हैं। उतार लो तद्भव शब्द, इन्हीं को बना देता हूं, देखो बाप, यहां पत्थर, आखर, नखत, माता, अग्नि का आग, वसंत का बसंत, युक्ति का जुक्ति। ठीक है, चलो अभी ज्ञानवर्धक बातें लेके आ रहा हूं। रेवड़, आराम से उतारो, जगह भी छोड़ना होगा, ऐसे ठोस ठोस के नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ो, जैसे मैंने छोड़ रखा है। रेवड़, आराम से एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन नीचे भी छोड़ो। रेवड़, खचा खच, कटोरा, पगड़ी, खचा खच, पगड़ी, कटोरा, कटोरा, लोठा, अंगोछा, लोठा, अंगोछा, उठा लो, उठा लो। पगड़ी भी अपन लिख सकते हैं, पगड़ी भी देशज शब्द है। अंगोछा का तो अंग रक्का भी बन जाता है, पगड़ी विदेशी शब्द। ये अपनाना दुर्भाग्य हिंदी का। हाँ, हिंदी भी हिंदी का ही है, हिंदी विदेशी है, हिंदी शब्द भी विदेशी का ही है। रिक्शा भी हिंदी का है, औरत भी हिंदी का ही है, तहसील भी हिंदी का ही है, ये विदेशी का ही है। डार भी विदेशी का ही है, आलपिन भी विदेशी का ही है, अखबार भी विदेशी का ही है। किशन भी इसी का, बच भी इसी का है।
आप भी चाय पी लीजिए। थैंक यू।